नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुए, सरकार में मतलब प्रधानमंत्री ने जो सत्ता संभाली उसके बाद से 100 घंटे लगभग हो चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हैं वो लगातार अब भी जारी हैं। बयान जरूर दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े कुछ बयान दिए जा रहे हैं, अपीलें की जा रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन अभी बदली नहीं है। जो लोग डिनाइल के मूड में थे, जो लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश में तो कुछ हुआ ही नहीं है, बांग्लादेश में तो हिंदू सुरक्षित ही हैं, किसी को निशाना ही नहीं बनाया जा रहा, वो सब के सब झूठे साबित हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या कुछ हो रहा है उसकी बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, हम दो टूक में भी आपको दिखा रहे हैं। इस बीच खबर यह भी आई है कि वहाँ एक इस्कॉन मंदिर में, मतलब आप सोचिए कि हिंदुओं की स्थिति वहाँ क्या है, कि वहाँ पर एक इस्कॉन मंदिर में बाकायदा जो जिहादी भीड़ थी, जो दंगाई भीड़ थी, उससे बचने के लिए उस मंदिर में छोटा सा एक कुआं था। हिंदुओं ने अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में छलांग लगा दी थी। ये सब सुनकर आपको जलियांवाला बाग कांड याद आएगा। जलियांवाला बाग कांड में भी अपनी जान बचाने के लिए लोग कुएं में कूद गए थे और वो मौत का कुआं बन गया था। बांग्लादेश में भी मंदिर के अंदर जो कुआं है वो मौत का कुआं बन गया। इस सब के बीच आज भारतीय मीडिया में बांग्लादेश की खबरें आपको सुनाई नहीं देंगी, बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द दिखाई नहीं देगा, इसलिए क्योंकि आज अचानक से एक हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट आ गई है। यह वही हिंडनबर्ग है जिसने अब से कुछ समय पहले भारतीय बाजार को उथल पुथल करने के लिए संसद के एक अहम सत्र से पहले एक रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट को लेकर पूरा विपक्ष उस रिपोर्ट को लेकर हमलावर हो गया था। जैसी वो रिपोर्ट आई, संसद की कार्रवाई ठप कर दी गई। देश की पूरी राजनीति हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट पर केंद्रित हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच की और नतीजा क्या निकला? ढाक के 3 पार, टाए टाए फिस। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग के आरोपों को सिरे से नकार दिया। लेकिन अब हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट आ गई है और वो रिपोर्ट सेबी की जो चीफ हैं उनके इंटीग्रिटी पर सवाल उठाती है। और जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, पूरा विपक्ष हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को लेकर एक बार फिर दौड़ लगा दी उसने। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है या दुखद है, इसका फैसला आप कीजिए। ये जिन विपक्ष के नेताओं से बांग्लादेश के मुद्दे पर एक बयान नहीं दिया जा रहा था, बांग्लादेश में हिंदुओं की जो स्थिति है जिस पर पूरी तरह से खामोश थे, दबी थी उनकी जुबान, हिंडनबर्ग पर तुरंत देने आ गए बयान। राहुल गांधी, जिन्होंने आज तक बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर एक बयान नहीं दिया है, भारत के विपक्ष के नेता एक बयान नहीं दिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही तुरंत उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर दिया और वीडियो संदेश में जो जारी किया उसमें वो क्या कहते हैं? कहते हैं ये भारतीय जो बाजार है, जो शेयर मार्केट है, भारतीय बाजार है, उसमें निवेश मत करिए। क्योंकि उन्होंने कहा, शब्द ये नहीं थे लेकिन शब्द जो है, शब्द से मत जाइएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाना जो है वो खतरनाक है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हो गया है भारतीय बाजार। और इसलिए उन्होंने दुनिया भर के निवेशकों को एक संदेश दिया कि भारतीय बाजार से दूर रहें। जबकि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने पिछले 5 महीने में इसी शेयर बाजार से 50 लाख रुपए कमाए हैं। फिर से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, इसी शेयर बाजार से जिससे वो दुनिया भर के निवेशकों को दूर रहने के लिए कह रहे हैं, उसी शेयर बाजार से 5 महीने में 50 लाख रुपए उनकी इनकम बढ़ी है, उनकी आमदनी बढ़ी है। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? आप खुद शेयर बाजार में जाएंगे,
50 लाख कमाएंगे और दुनिया को कहेंगे शेयर बाजार से, भारत के शेयर बाजार कॉम्प्रोमाइज हैं, इनसे दूर रहिए। और मुझे लगता है राहुल गांधी शायद दुनिया के ऐसे अकेले विपक्ष के नेता होंगे। दुनिया के जितने भी मुल्क हैं उतने मुल्कों में शायद दुनिया में ऐसा कोई भी विपक्षी नेता नहीं होगा जो सरकार के खिलाफ खड़ा होता होगा, लेकिन उसने कभी यह नहीं कहा होगा कि भारत के बाजारों से, अपने देश के बाजारों से निवेशकों को कहा होगा दूर रहने के लिए। दुनिया में किसी नेता ने आज तक नहीं किया होगा जो राहुल गांधी ने कर दिया। और मुझे लगता है इस मामले के लिए राहुल गांधी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। दुनिया का ऐसा अकेला नेता जिसने निवेशकों से कहा हमारे देश के बाजारों से दूर रहिए। लेकिन ऐसा जो राहुल गांधी ने कहा, इसके पीछे राहुल गांधी की मंशा क्या है? क्या वो वास्तव में भारतीय बाजार के सामने इतना बड़ा खतरा है? क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इतना वास्तव में दम है कि दुनिया से कहा जाए कि भारतीय बाजारों में ना आए, भारतीय बाजारों से दूर रहें? ये वास्तव में इतना बड़ा खतरा है कि ये कोई साजिश है? और अगर साजिश है तो किसकी साजिश है? इस साजिश के तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, यह देश के लिए जानना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बांग्लादेश में हो चुका वो भारत में अब करने की तैयारी है। गौर से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। जो बांग्लादेश में हो चुका वो भारत में करने की तैयारी है। इसलिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट विपक्ष को बहुत प्यारी है। क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय शेयर बाजार में उथल पुथल मचाकर, भारत की अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मचाकर भारत को एक आर्थिक संकट में झोंकने की साजिश तो नहीं हो रही? क्योंकि हिंडनबर्ग के तार, आज बीजेपी ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि हिंडनबर्ग में सबसे बड़े निवेशक जॉर्ज सोरोस है। वही जॉर्ज सोरोस जिसने कहा था मैं अपने खजाने खोल दूंगा 2024 में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। खजाने खोले, मोदी को हरा तो नहीं पाए, लेकिन क्या अब उसी तरह की कोई साजिश रची जा रही है? क्योंकि अब इस बात को लेकर भी दुनिया में चर्चा होने लगी है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो एक साजिश थी, अमेरिका की डीप स्टेट की साजिश थी, जॉर्ज सोरोस और ऐसे ही कुछ जिहादी लोगों की साजिश थी। तो जो साजिश बांग्लादेश में की गई, कहीं ऐसा तो नहीं वही साजिश भारत में दोहराने की कोशिश की जा रही है? और फिर विपक्ष के नेताओं ने पहले ही कह दिया था कि बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में भी हो सकता है। कहीं ये उसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है, एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है? दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हिंदू और हिंडनबर्ग, जो लोग हिंदुओं के नरसंहार पर खामोश रहते हैं, अचानक हिंडनबर्ग की टूल किट लेकर तुरंत जो है दौड़ लगाते हैं। हिंडनबर्ग से प्यार है पर हिंदुओं के लिए सिर्फ दुत्कार है। ये सारे सवाल आज दो टूक में उठाऊंगा। और आज आपको यह भी बता दूं, आज दो टूक में मेरे साथ बांग्लादेश के एक पत्रकार भी जुड़ेंगे। बांग्लादेश के वो पत्रकार जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि राहुल गांधी दरअसल लंदन में वो बीएनपी के एक नेता से मिले थे। उनका आरोप है कि राहुल गांधी, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके पीछे जो ताकतें थी, उन ताकतों के साथ राहुल गांधी की लंदन में मीटिंग हुई थी। और उन्होंने सीधा सीधा इस तरह से जो है इशारा किया है कि बांग्लादेश में जो टॉपल हुई सरकार, उसमें कहीं ना कहीं जो साजिशें थी, उन साजिशों के साथ राहुल गांधी की भी मिलीभगत थी। बांग्लादेश के उस पत्रकार ने दावा किया है और उनका ये दावा आज भारत में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठा रहा है। तो दो टूक में आज इन तमाम सवालों पर चर्चा होगी। इससे पहले आगे बढ़ें, हिंडनबर्ग को लेकर और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर आज जो तमाम बयानबाजियां हुई, जरा उसको भी सुन लीजिए। And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution
that governs the stock market is corporate. ये देश को बदनाम करने वाले गैंग हैं राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम इसे देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग देश के दुश्मन हैं। अब हिंडनबर्ग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे हिंडनबर्ग जिस पर अमेरिका में भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का केस चल रहा है, उसकी एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें पूर्ण तरीके से झूठ परोसा गया है, उसको आधार बनाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में पैनिक क्रिएट करना, और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इस प्रकार के समूहों ने पहले शॉर्ट सेलिंग करना, फिर एक झूठी रिपोर्ट तैयार करना, उस झूठी रिपोर्ट के आधार पर भारत की मार्केट और फाइनेंशियल सिस्टम में पैनिक क्रिएट करना और उस पर मुनाफा कमाने का काम किया गया है। अगोरा पे क्या उन्होंने जवाब दिया? क्या इस बात का जवाब दिया कि सेबी में चेयरपर्सन बनने के बाद भी अपनी मेल आईडी से उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र करने की मेल भेजी? क्या इसका जवाब दिया? जो उनकी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट्स ऑफशोर कंपनीज में कर रखी थी, क्या इसका खुलासा सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले उन्होंने किया था? क्या भारत सरकार को इसका अंदेशा था कि इनकी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी की ऑफशोर कंपनीज में है? अगर इसकी जानकारी थी तो इनको चेयरपर्सन क्यों बनाया सेबी का? और अगर नहीं थी तो क्या कर रहे हैं सरकार में बैठकर? हिंडनबर्ग कौन है? कोई दूध के धोए हुए हैं क्या? जॉर्ज सोरोस ने वहाँ पूंजी निवेश किया है, बड़े व्यापारी हैं। जॉर्ज सोरोस एंटी इंडिया है, भारत के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते। तो जो हिंडनबर्ग एंटी इंडिया का फ्रंट बना हुआ है, उसकी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी हल्ला करती है, तो कांग्रेस पार्टी को हम देश में एक्सपोज करेंगे। जान करके भारत में आर्थिक अराजकता लाने के लिए कांग्रेस पार्टी पड़ी हुई है, ये बहुत गलत है। क्या हिस्सेदारी है इनकी अडानी की कंपनी में? क्या हिस्सेदारी है इनकी माधवी के साथ में? क्या इंटरेस्ट है? महेश जेठमलानी बेहतर हो इस पर बात करें। क्यों वो संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं? हमारा तो कहना है कि अगर इस रिपोर्ट में कुछ नहीं है तो जेपीसी कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और हिंडनबर्ग के खिलाफ एफआईआर हो। देश के अंदर या विदेशों में कोई भी घटना होती है तो कभी कोई कैंडल मार्च निकालते हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता कभी जो है उनके लिए बयान जारी करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं, समर्थन देते हैं, कभी विरोध करते हैं। लेकिन इतना बड़ा हिंदुओं के साथ बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ तमाम प्रकार का अमानवीय व्यवहार वहाँ पर हो रहा है, सड़कों पर वो आ रहे हैं, उनको घरों को छोड़ना पड़ रहा है, एक त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रतिपक्ष के एक नेता ने भी अभी तक न कोई बयान जारी किया, न ही कोई जो कैंडल मार्च निकालने वाली टोली है वो टोली भी गायब है। एक स्वतः सवाल उठता है कि क्या अडानी महाघोटाले की जांच इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि जिसको जांच करनी थी इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो कहीं ना कहीं उसमें संलग्न थी। उच्चतम न्यायालय बार बार निवेश की जानकारी मांगता था, सेबी बार बार इधर उधर बगले झांकता था। सेबी ने तो यह तक कह दिया था वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये मिनिमम लेवल पर, एट द एब्सोल्यूट मिनिमम लेवल, ये पारदर्शिता के तार तार करता है। एंड एट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल ये संभवतः सबसे बड़ी क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। विगत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब, ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। तो चलिए, तो तमाम आज की बयानबाजियां हुई और आज के अब मेहमानों के साथ दो टूक चर्चा करने का वक्त है।
और आज के दो टूक में कई एंगल हैं, एक एक करके सभी एंगल्स पर बात करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया हिंडनबर्ग भी है, हिंदू भी हैं और इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है। इन सब पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज चार मेहमान जो हैं आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। मेरे साथ चार मेहमान, आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के हैं नेता, बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ चुके हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं और राहुल गांधी के समर्थक हैं कह सकते हैं। और मेरे साथ जो हैं चंद्र प्रकाश जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं चंद्र प्रकाश जी। और मेरे साथ बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं सलाउद्दीन शोएब चौधरी। सलाउद्दीन शोएब चौधरी वो पत्रकार हैं जिन्होंने बड़ा दावा किया है, बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने आज भी ट्वीट करके कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा था कि राहुल गांधी लंदन में बीएनपी नेताओं से मिले थे, आखिर आज तक राहुल गांधी ने उससे डिनाई क्यों नहीं किया। तो अपनी बात पर जो है वो बिल्कुल अब तक कायम है सलाउद्दीन जी। शुक्रिया सलाउद्दीन जी। और सलाउद्दीन जी की हिंदी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे उन्होंने जो कहा, क्योंकि बहुत गंभीर उन्होंने जो है सवाल उठाए हैं। लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे कर रहा हूँ। तहसीन पूनावाला जी, हर नेता की अपनी प्रायोरिटी होती है, होनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये मुझे प्रायोरिटी समझ नहीं आती कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो। राहुल गांधी बांग्लादेश के हिंदुओं पर आज भी, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, एक भी उन्होंने शब्द नहीं कहा। और हिंडनबर्ग जो एक विदेशी कंपनी है, उसकी जो रिपोर्ट आती है उसको लेकर वो तुरंत बयान जारी कर देते हैं। ये आखिर ऐसी कौन सी प्रायोरिटी है, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि हिंदुओं के नरसंहार जो है उन्हें बड़ी एक मामूली सी बात या मेंशन नहीं जिसको किया जा सकता, ऐसी चीज़ दिखती है। अशोक जी, थैंक यू सो मच, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। दो अलग अलग टॉपिक्स को जोड़कर मैं देख रहा हूँ कि ये मुद्दा बन रहा है, तो और ये आपका अधिकार है। मैं दो चीज कहना चाहता हूँ। एक, कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली खरगे जी और जयराम रमेश जी के द्वारा, यानी कि उनकी पार्टी अध्यक्ष और जो उनकी कम्युनिकेशन इंचार्ज के द्वारा वर्तमान सरकार से अपील की कि वहां पे हिंदुओं का जो जेनोसाइड हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, उस पर काम करे, कार्रवाई करे। बांग्लादेश भारत का सर आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, उस पर सरकार काम करे। मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, किसी के भी बयान में, किसी के भी ट्वीट में ये शब्द नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। एक चीज कह दूं फिर आप बोलिए अपनी बात। और जो जयराम रमेश जी का जो पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट था, मालूम है, आप शायद जानते होंगे, पंकज शर्मा हैं, कांग्रेस के सचिव रहे हैं, कांग्रेस की जो पत्रिका थी, कांग्रेस की जो ऑफिशियल मैगजीन थी, उसके संपादक रहे हैं और सचिव रहे हैं। उनका ये ट्वीट था कि जयराम रमेश छायावादी कविता कर रहे हैं। छायावादी कविता कहा था कांग्रेस के एक पूर्व वरिष्ठ नेता ने। उन्होंने कहा डायरेक्ट बोलने में क्यों डर लगता है, छायावादी कविता क्यों कर रहे हैं। अब आप बोलें जी। लेकिन उन्होंने माइनॉरिटीज की बात की और बांग्लादेश में माइनॉरिटीज हिंदू है और उन्हीं पर अटैक हो रहा है। लेकिन सरकार में जो व्यक्ति है, जो वर्तमान सरकार है, वो अपना काम करे। अगर एक विपक्ष डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब करे, वो गलत है। सरकार का कर्तव्य है काम करना। मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है, उनको एक्शन करना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से मोदी जी को ये हिदायत है कि अभी जो वर्तमान में वहां पे इंचार्ज हुए बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनुस, उनके बहुत अच्छे संबंध है भाजपा से भी और कांग्रेस से भी, खास करके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से। तो मोदी जी मदद लेकर इस चीज को रिजॉल्व करें और जयशंकर जी को बांग्लादेश भेजिए। लेकिन जो हमारी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, उस पर मुझे आना है। और आपने एक रिपोर्टर को लाए बांग्लादेश से। हम इस बांग्लादेशी रिपोर्टर जो हमारे मेहमान हैं, उनकी बात पे हम यकीन करते, कोई दस्तावेज नहीं, पर उनकी बात पे यकीन करते, करना भी चाहिए। वो एक फॉरेनर है, उस पर यकीन करते। हिंडनबर्ग की बात पे मैं यकीन नहीं कर रहा हूं, आप भी मत कीजिए अशोक जी। सवाल सिर्फ इतना है, इस सवाल का बहुत स्पेसिफिक जवाब मैं चाहता हूं। क्या वर्तमान सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले वर्तमान सरकार को उन्होंने बताया कि जिस ऑफशोर कंपनी में उनका इन्वेस्टमेंट था उनके पति के साथ, वो ऑफशोर कंपनी उनके पति के बेस्ट फ्रेंड चला रहे थे और उस ऑफशोर कंपनी में पैसा आया विनोद अडानी जी का, जिसे वो खुद अब इन्वेस्टिगेट कर रही थी। पॉइंट नंबर 1, बताया या नहीं बताया, बाकी सारी चीज हिंडनबर्ग को छोड़ दीजिए क्योंकि उसने एडमिट किया उस कंपनी में उसका इन्वेस्टमेंट था। नंबर 2,
जब उनका इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में था जिसमें विनोद अडानी जी का पैसा है, और हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट एलेज कर रही थी कि ब्राउन ट्रिपिंग ऑफ मनी विनोद अडानी जी कर रहे थे, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है? और उस वक्त उसने सरकार और सुप्रीम कोर्ट को ये बताया नहीं बताया। तीसरी चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। 23 जो इन्वेस्टिगेशन हुई, इसमें 22 की रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा, वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, हमें एक ब्लैंक मिला है। यानी ना उन्होंने इसको कंफर्म किया ना डिनाई किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला था, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना चाहते। तो तीसरा सवाल पहली रिपोर्ट से बहुत स्पेसिफिक सवाल है। जो राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी हुई वो 6 ऑफशोर कंपनी से हुई, जिसमें विनोद अडानी जी का नाम आया, और वो 6 ऑफशोर कंपनीज का एक ही एड्रेस था, अबू धाबी में। क्या आज तक सेबी को वो 6 कंपनीज लेजिटिमेट ऑफशोर कंपनीज थी या इलेजिटिमेट, ये नहीं मिला दैट दे हैव ड्रॉन अ बैंक? बहुत 3 स्पेसिफिक सवाल है। हिंडनबर्ग को बाहर निकालिए, इन 3 सवाल का बहुत स्पेसिफिक जवाब यहाँ वाले। राहुल गांधी खराब, उनका चाइनीज एजेंट है, बांग्लादेशी एजेंट है, ये एजेंट है, वो एजेंट है, सब मान गया। इन सवालों का आप जवाब दीजिए। ठीक है, ये सवाल मैं बीजेपी के पास ले जाऊंगा, लेकिन मैं एक यहाँ पर टिप्पणी जरूर कर दूं। जहां तक मैंने जितनी जानकारी जुटाई और जितना मैंने पढ़ा, उसमें ये जानकारी सामने आई है कि उन्होंने सेबी को इस बारे में जानकारी दी थी 2015 से पहले, वो वहाँ उनमें थी, उसके बाद वो वहाँ से पुल आउट कर गई थी उन कंपनियों से पूरी तरह से। उन कंपनी, ये जो मेरे पास जानकारी जो मैंने जुटाई, लेकिन मैं वो जानकारी मैंने पढ़ी है, बट उन्होंने उस जानकारी में ये नहीं बताया कि उस कंपनी में विनोद अडानी जी का एक्सपोजर था और पैसा था। मैं इसलिए जरूरी है क्योंकि वे विनोद अडानी को इन्वेस्टिगेट कर रही थी राउंड ट्रिपिंग में। ये सवाल है, सवाल ये नहीं है कि अब वो कहती मैंने उस वक्त बताया। और अगर वो इतने ट्रांसपेरेंट है तो मैं चैलेंज करता हूं अशोक जी, आप उनको प्लीज आपके शो पे बुलाए, हम सब बैठेंगे, और वो अभी जो उनकी कंपनी मौजूदा कंपनी है, ओपेक कंपनी सिंगापुर के अंदर, जो अभी वो सिंगापुर की नागरिक नहीं, अभी भी जो कंपनी है, उसके जो प्रोमिनेंट क्लाइंट्स को कंसल्ट करती है एज सेबी चेयरपर्सन, उसकी लिस्ट कर दीजिए बाहर। बिल्कुल कर दीजिए। ठीक है, मैं उन सवालों को जो आपने उठाया मैं बीजेपी के पास जाऊंगा, लेकिन एक बात यहां मैं कह दूं, जो आपने कहा, देखिए मैंने ये दो विषय मैंने क्यों जोड़े जी, बिल्कुल मैं ये तो आपने कहा कि ठीक है, ये एज एन एंकर मेरा अधिकार है और मुझे लगा, लेकिन उससे बड़ा मेरा अधिकार की बात नहीं है। मुझे लगता है क्योंकि मेरा पहला रिएक्शन था और जो मैं उस पर अभी तक कायम हूं, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जो टाइमिंग है, उसकी टाइमिंग हमेशा ऐसी होती है। मैं फिर कह रहा हूं, पिछली रिपोर्ट आई थी वो सुप्रीम कोर्ट में गई, क्या हमारे सामने है, चंद्र प्रकाश जी से उस पर डिटेल में भी बात करेंगे, उन्होंने बहुत गहरी इस पर रिसर्च करी है। लेकिन बड़ा सवाल क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इस वक्त इस वजह से आई क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं की जो दयनीय स्थिति है, दुनिया का ध्यान, भारत का ध्यान इससे बटाया जा सके। अगर बांग्लादेश से जो खबरें आ रही थी, विपक्ष के नेता जो चुप थे, उनकी जो चुप्पी थी वो पूरे देश को दिख रही थी, पूरा मीडिया उस पर चर्चा कर रहा था। क्या ध्यान बटाने की साजिश के तहत एक जो सारी टूल किट है, उस टूल किट का हिस्सा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। एक बात, और दूसरी बात आपने बिल्कुल सही कहा, अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस के जितने ट्वीट्स हैं और जितना कुछ बयान दिए गए, अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि हिंदू का शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। हिंदू तो हिंसक होता है ना। अगर ये कह देंगे कि जो बांग्लादेश में जिनके ऊपर एट्रोसिटी हो रही है वो हिंदू होंगे, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि हिंदुओं पर अत्याचार कौन कर रहे हैं। तब आपको, अगर आप कह देंगे हिंदुओं का नरसंहार है, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई नरसंहार तो मुस्लिम कर रहे हैं बांग्लादेश में। और जिस दिन आप ये मान जाएंगे, उस दिन, उसके बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि हिंदू हिंसक होता है। और उस दिन आप बंद कमरे में, पत्रकारों के बीच, बंद कमरे में मुस्लिम कम्युनिटी के बीच ये नहीं कह पाएंगे कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है। इसलिए सारी राजनीतिक जो है चीज़ें हमें समझनी चाहिए, और इसलिए मैं इस राजनीति पर सवाल उठा रहा हूँ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में मैं कोई आर्थिक मामलों का जानकार नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी इस पर जो है चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ मेहमान भी हैं। वो जो आपने सवाल उठाए, कौशल कांत जी, वो कह रहे हैं कि जो 3 सवाल उन्होंने उठाए उनके स्पेसिफिक जवाब अगर आ जाएंगे तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और वो कह रहे हैं इन सवालों से आपकी, अगर बीजेपी के भी आज के बयान देखें तो उसमें बार बार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही थी, हिंडनबर्ग की जो है उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहा जो है, जिसमें कोई दो राय नहीं, उसको फाइनेंशियल वुल्फ अमेरिका में भी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह कि जो सवाल उठे उन सवालों का जवाब क्या है? अशोक जी, आपने बहुत अच्छी तरह से इस प्रोग्राम को प्लॉट किया है, और अभी मैं हिंडनबर्ग पे बाद में आऊंगा, उसका जवाब भी मैं दूंगा। लेकिन जब से मोदी जी की
सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की स्ट्रांग गवर्नमेंट आई। एक बार 14 में आई, फिर 19 में आई, फिर 23 में आई। और जिस तरह से कांग्रेस ने इस सरकार के आने के बाद, एक एक पॉइंट के साथ चलते हैं, इन्होंने राफेल का मुद्दा उठाया था, राफेल में हो गए फेल, कुछ निकाल नहीं पाए, मामला सुप्रीम कोर्ट गया। पेगासस का मामला भी इन्होंने उठाया था, ये दोनों सिक्योरिटी रिलेटेड मामले थे। इसके बाद आप ये देखिए, लगातार आज से ही नहीं, हिंडनबर्ग तो एक स्मॉल जैसे टिप ऑफ आइसबर्ग है इस पूरे नेटवर्क का। जो आप टूल किट की बात कर रहे थे, उस टूल किट को अगर ध्यान से देखते हैं, चीजों को एक साथ जोड़ते हैं, तो अभी मैं 2023 के इलेक्शन में जो लेटेस्ट गया उसकी बात कर लेता हूं। इलेक्शन के पहले ये इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे थे, ये ईवीएम पे सवाल उठा रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाते हैं जब इनके फेवर में जजमेंट नहीं आती, ये ईडी सीबीआई पे सवाल उठाते हैं क्योंकि इनके नेताओं के ऊपर छापे पड़ते हैं और ट्रकों भर के, बंडल भर के बाथरूम तक में नोट मिलते हैं। ये सोचिए किस लेवल तक गिर जाते हैं अपनी सत्ता पाने के लिए कि बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक पे कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं कि वहां कुछ पक्षी और पेड़ पौधे पे अटैक करके वापस आ गए हैं। आप ये देखिए जिस तरीके से अभी मेरे दोस्त माइनॉरिटी की बात कर रहे थे बांग्लादेश की, और जब सीए का कानून आया था, तो सीए के कानून के आने के बाद पूरे देश में आपने भी देखा, मैंने भी देखा और देश ने भी देखा कितनी लंबी प्रोटेस्ट चली है। ठीक है, मुझे लगता नहीं आजाद भारत के इतिहास में इतनी लंबी प्रोटेस्ट कंटिन्यूअस चली है पूरे देश में अलग अलग जगहों पे। वो तो कोविड आ गया जो अननेचुरल था और किसी के हाथ में नहीं था तो खत्म हुई। उसके बाद आप किसान आंदोलन को देखिए, वो भी उसी तरह से चलता रहा। अगर हम इनकी बात करें तो जिस तरीके से सीए के बाद दंगे हुए थे, उसके बाद कांग्रेस के लोग निकल करके जिस तरीके से आजादी आजादी के नारे लगा रहे थे, इन सारी चीजों को सीक्वेंस के साथ जोड़ते हुए जब कांग्रेस ये कहती है, अशोक जी, कांग्रेस के ही प्रवक्ता लोग आके कहते थे कि एलआईसी डूब गई है, यही लोग आके कहते थे बीएसएनएल बिक गया है, यही लोग आके कहते थे कि एचएलए करप्ट हो चुकी, खत्म हो चुकी है। आज ये तीनों सरकारी एजेंसियां, सरकारी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, इन्होंने आजाद भारत के इतिहास में रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया है। तो मैं ये सिर्फ इसलिए गिना रहा हूं कि ठीक है, यहां पर इंडी गठबंधन जो आज है और पुरानी कांग्रेस है, इनका कैरेक्टर हमेशा से सरकार को डिस्टेबलाइज करने का रहा। ठीक है, पर हिंडनबर्ग पर अब आए, हिंडनबर्ग पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं। अशोक जी, एक लास्ट चीज, हिंडनबर्ग ने इनको पे सेबी ने इनको एक नोटिस जुलाई में भेजा है, उसका जवाब न देते हुए हिंडनबर्ग ने अब अपनी एक दूसरी रिपोर्ट बना दी और पब्लिश कर दी, और जो जिसके टाइमिंग पे आपने सवाल उठाया और मैं भी सवाल उठा रहा हूं कि वो टाइमिंग क्या है, और टाइमिंग के साथ साथ टूल किट एक्टिवेटेड हो गए और दोबारा राहुल गांधी और पूरा इंडी गठबंधन एक साथ आ गया। अगर आप समय दें तो कुछ और फेंक दूंगा। एक मिनट, तहसीन का एक छोटा सा रिबटल ले लेता हूं, उसके बाद मैं आपका, फिर उसके बाद बाकी दोनों मेहमानों के पास भी आऊंगा। जी तहसीन। अशोक जी आप जानते हैं मैं वाकई आपकी बहुत बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपके शो को बहुत गंभीरता से लेता हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे बीजेपी के मित्र से, प्लीज हमें मूर्ख ना समझे। सवाल क्या था, आपने सब चीजों पर बात की, मेरे 3 सवाल था, उनका जवाब ठीक है, मैं उसी पर आ रहा था, मैं उनसे उसी पर राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, हिंडनबर्ग को छोड़ दीजिए, इन सब चीजों को आप छोड़ दीजिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज राहुल गांधी को इन्वेस्टिगेट कीजिए, जेपीसी जो 3 सवाल मैंने पूछे उसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं उसी पर उनसे कह रहा था कि हिंडनबर्ग पे आए, जो आपने सवाल पूछे उन सवालों का जवाब पर आएंगे, फिर मेरे साथ बाकी 2 मेहमान भी हैं, मुझे उनके पास भी। अशोक जी, जो सेबी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लियर किया है। और जब जिस इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं कि मैं उनकी बात करूं, डिफेंड करूं, ये सरकार को देखना। और सेबी में जब मामला, आप मुझे ये बताइए, सेबी ने जब हिंडनबर्ग को नोटिस भेजा तो वो इस तरह की रिपोर्ट दोबारा निकाल रही है, और राहुल गांधी बैठ करके ट्विटर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और एक चीज और मैं ये पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी की अगर टोटल फॉरेन विजिट देखी जाए अशोक जी, तो 2014 से लेके आज तक, मैं इसलिए, अरे भाई तहसीन जी सुनेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगा,
आप मेरे भाई इतने इसका भोले क्या नहीं लेना है देना? कि आप राहुल मुझे गांधी को हिंडनबर्ग जेल में रोक डाल करके दीजिए। पूरा एक्सपोज नहीं करने देंगे। जो राहुल गांधी की 257 विजिट हुई है 2023 तक फॉरेन कंट्री पे, और सोनिया जी की 23 विजिट हुई है, और जिसमें इन्होंने एसपीजी को 6 से 7 घंटे पहले बताया है, जिससे कि एसपीजी इनको फॉलो ना कर सके। और ये जिस जिस देश गए, मेरे पास पूरी लिस्ट है, वहां की मीडिया में जाकर के जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया गया है भारत के खिलाफ, देश के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। कौशल जी, डॉक्टर कौशल एक मिनट रुकिए, क्योंकि मैं उन सवालों पर ही आ रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं तहसीन जी उन सवालों पर जो है मैं एक बार चंद्र प्रकाश जी को लाता हूं, और उसके बाद जो है मैं सलाउद्दीन के पास जाऊंगा। जो आप कौशल जी कह रहे हैं वो उन सवालों को मुझे उठाने में आज कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी ये जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे एक टूल किट है, उसके पीछे एक साजिश है, और मुझे लगता है उसके बारे में सलाउद्दीन से बेहतर कौन बताएगा। लेकिन जो सवाल उन्होंने सेबी को लेकर उठाए, जो सवाल जो है हिंडनबर्ग को लेकर उठाए, मुझे लगता है चंद्र प्रकाश जी आपको लगता है इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, व्यापारिक जो दुनिया है उसमें एक कहावत चलती है कि अगर तुम किसी का काम खराब नहीं कर सकते हो तो उसका नाम खराब कर। तो ये अटेम्प्ट पिछले कुछ समय से हो रहा है, क्योंकि अडानी ग्रुप के साथ अलग क्या है, अडानी और अंबानी जो दोनों व्यापारिक समूह हैं, ये भारत के बहुत सारी जो ये ग्रोथ स्टोरी है इसकी एक बड़े एक वाहक हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो उनको डेंट करना है, ये लक्ष्य स्पष्ट है। देखिए, इस बार, पिछली बार और इस बार में क्या अंतर है अगर हम इन दोनों चीज़ों को देखें। पिछली बार हमला पूरी तरह से अडानी पे था, और इस बार हमला जो है वो अडानी पे है। अडानी पे भी निश्चित रूप से प्रश्न है, लेकिन इस बार सेबी कटघरे में है। सेबी के प्रमुख को जब आप कटघरे में उठाते हैं तो एक संस्था जो कि इस समय जो भारत की पूरी स्टॉक मार्केट की जो एक ग्रोथ स्टोरी है, आज जो एक सामान्य व्यक्ति इस समय, देखिए पहले क्या होता था, HNI होता था, बड़ा इन्वेस्टर होता था, विदेशी इन्वेस्टर होता था, वो आपके मार्केट से प्रॉफिट ले जाता था। ये यही सेबी है, यही संस्था है जिसने इतना ट्रांसपेरेंट बनाया कि आज अशोक श्रीवास्तव या चंद्र प्रकाश या तहसीन पूनावाला जैसे जो सामान्य हम लोग हैं, ये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे हित सुरक्षित हैं। और आज अगर शेयर बाजार नहीं गिरा, देखिए सबसे ये हिंडन की रिपोर्ट तो आज फुस हो गई। कैसे फुस हो गई? इसलिए फुस हुई क्योंकि जो स्मॉल इन्वेस्टर है उसका ट्रस्ट नहीं डिगा, उसका जो भारत की ग्रोथ स्टोरी है उस पर से विश्वास नहीं डिगा एक विदेशी सटोरिये के कहने पे। तो आज राहुल गांधी के लिए ये सोचने का विषय है। राहुल गांधी को, हालांकि अब वो सोचेंगे नहीं सोचेंगे ये तो अलग ही विषय, क्योंकि पेगासस और सब में देख चुके हैं हम कि पेगासस में तो उन्होंने अपना मोबाइल फोन तक नहीं दिया था। कितनी जांच को लेके वो कितने गंभीर, आज वो कहते हैं कि जांच करा लो, तो जांच जब होगी तो वो मोबाइल फोन नहीं देंगे, तो इसलिए उस जांच के उनके कहने का कोई अर्थ नहीं है। देखिए, ये रिपोर्ट है क्या, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट क्या है जिसके बारे में हम आज इतनी सारी पंचायत कर रहे हैं। ये कोई रिपोर्ट नहीं है, ये कोई जांच रिपोर्ट नहीं है, ये कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो कोई आर्थिक संस्था करती है। ये एक इसको क्या बोलते हैं, जो एक विसिल ब्लोअर, एक विसिल ब्लोअर के कहने, एक विसिल ब्लोअर, दो भी नहीं, एक विसिल ब्लोअर ने कुछ कहा और उसको हिंडनबर्ग ने इसको एज इट इज रिपोर्ट कर दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, विसिल ब्लोअर से ही, जैसे पहले सूत्रों वाली जो खबरें चलती थी तो बाद में पता चला कि सारे सूत्र फर्जी होते हैं, ज्यादातर लोगों की सूत्रों की पोल खुलनी शुरू हुई, तो अब ये विसिल ब्लोअर के नाम पे आया है। अब इस विसिल ब्लोअर ने कुछ दावे किए। जो तहसीन जी ने प्रश्न पूछा कि भाई 3 प्रश्न पूछे, उसमें से एक प्रश्न मुझे ध्यान है कि बताया कि नहीं बताया कि क्या उनकी इन्वेस्टमेंट 2015 में थी। अब देखिए, इसमें क्या कहा है, इसको हम अगर नहीं समझेंगे तो हम इनके ट्रैप में फंस जाएंगे, जो हिंडनबर्ग का ट्रैप है। और कांग्रेस भी संभवतः यही चाहती है कि हम उस ट्रैप में फंस के अपने देश का जो बहुमूल्य समय है, जो कीमती समय है, वो हम बर्बाद करें। वो ये पूरा कहानी जो है सिर्फ इतनी सी है कि जो सेबी की प्रमुख हैं और उनके पति, उन्होंने अपने दोस्त के कहने पे 2015, जब उनका सेबी से कोई वास्ता नहीं था, सेबी का प्रमुख हमको नहीं बनाया जाएगा, सेबी का प्रमुख उसी को बनाया जाएगा जो उस स्टॉक मार्केट और उस दुनिया में रहता हो, जो उसका विशेषज्ञ हो। जो कोई किसी कलाकार को, किसी चित्रकार को हम सेबी का प्रमुख नहीं बनाते। ठीक है, तो वो उसमें स्टॉक्स में उनका इन्वेस्टमेंट होगा, उनकी कुछ कंपनियों में होल्डिंग्स होंगी, तो उनकी कुछ 2015 में कुछ कंपनियों में, मतलब इस कंपनियों में नहीं, मतलब इस फंड में उनकी होल्डिंग। अब उस कंपनी में एक कॉर्पोरेट का एक आदमी उसी कंपनी में आ जाता है, मतलब वो बाद में, बहुत बाद में, उससे काफी पहले सेबी का वो पद लेने से पहले उस कंपनी के तो जो उनका जो फंड है उसको वो उससे निवेश अपना हटा लेती हैं, पैसे वापस ले लेती हैं। उसके बाद वो सेबी का जो सार्वजनिक सरकारी पद है वो उसके बाद लेती हैं।
उन्होंने कहा कि बताया कि नहीं बताया, तो ऑब्वियसली बताया, उन्होंने आज भी बताया। आपने पढ़ा क्या? आपने नहीं पढ़ा। आपने ना तो उनकी सफाई पढ़ी, ना सेबी की सफाई पढ़ी, मैंने भी यही जानकारी जुटाई जो मैंने पढ़ा कि उन्होंने सेबी को इस बारे में सब बताया था, उनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये सारी पब्लिक डोमेन में आज है। तो ये सवाल है कि ये तो उन्होंने जानकारी दी थी। एक मिनट तहसीन जी, चंद्रप्रकाश जी, एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। मुझे एक ब्रेक लेना है। मुझे एक ब्रेक लेना है तहसीन जी, मुझे एक ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, इस छोटे से ब्रेक के बाद। और उसके बाद सलाउद्दीन जी आपके पास भी तुरंत आऊंगा। अगला पूरा ब्रेक के बाद जो है वो चंक आपके साथ जुड़ा रहेगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। आ रहा हूं ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भाई मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। देखा सवेरे तो पढ़ रहा से कति नॉन स्टॉप, इनकी तो बातें चले जा से कति नॉन स्टॉप। माँ और दूसरी बात पे नॉन स्टॉप बोलने लगी। माँ ने फोन पे राशन कार्ड बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, हमारा डोमिसाइल बनवा लिया, दादी की पेंशन आ जाती है घर बैठे, हमारा हैप्पी कार्ड बनवा दिए घर बैठे। नॉन स्टॉप बढ़िया काम। ले तू भी करने लग गया नॉन स्टॉप। अभी तो कहते हैं हारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं आज हिंदू और हिंडनबर्ग, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें जो हैं वो कहीं दब गई। और जो नेता हिंदुओं के नरसंहार पर चुप थे, अचानक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती वो उछलने लगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कितनी सच्ची कितनी झूठी है, और कहीं ये किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं, कहीं ये उस साजिश का हिस्सा तो नहीं जिस साजिश के तहत बांग्लादेश में सरकार गिराई गई और अब उसे भारत में दोहराने की साजिश की जा रही है। इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जुड़े हुए हैं बीजेपी से, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, चंद्रप्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सलाउद्दीन शोएब चौधरी मेरे साथ हैं, वो बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं तुरंत आऊँगा सलाउद्दीन जी आपके पास। 10 सेकेंड तहसीन जी बोलिए। चंद्रप्रकाश जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मैं बहुत उनका आदर करता हूँ। 2 चीज पर उन्होंने गलती की। एक पेगासस पे उन्होंने डाइवर्ट किया, मैं समझ में नहीं आता पेगासस क्या था। पेगासस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया, वर्तमान सरकार ने कॉपरेट नहीं की। हम इस मुद्दे पर रहते, सिर्फ इस मुद्दे पर अभी भी तीनों सवाल का जवाब नहीं मिला। यस, सेबी की चीफ ने कहा है कि उसने बताया था कि उस फंड में उसने एक ऑफशोर ऑब्सक्योर फंड बर्मुडा और मॉरिशस ऑफशोर टैक्स हेवन में इन्वेस्ट किया था पहली बार। उस फंड का स्पॉन्सर है विनोद अडानी। वो उसके भाई उनके पति के बचपन के दोस्त का फंड है, और उनके पति का बचपन का दोस्त अडानी ग्रुप का डायरेक्टर था, और वो अडानी ग्रुप को इन्वेस्टिगेट करने की उनको जिम्मेदारी मिली थी, इंक्लूडिंग वो फंड और विनोद अडानी। क्या ये बात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं? और उन्होंने वर्तमान सरकार को बताया ये बात कि ये फंड में इन्वेस्टेड की और विनोद अडानी का पैसा, ये बात उन्होंने नहीं, विनोद अडानी का पैसा नहीं बताया। सेकंड चीज,
मेरे 2 सवाल के कोई जवाब नहीं दिया। समस्या क्या है कि पहले ओके सुनिए तहसीन जी आपने तहसीन जी एक मिनट आप ठीक है तहसीन जी, मैं आपके दो सवालों पर आपने जो कहा मैं एक मिनट चंद्रप्रकाश जी रुकिए एक मिनट, नहीं रुकिए एक मिनट सर रुकिए एक मिनट रुकिए सर एक मिनट रुकिए मैं आपके सवालों पर आऊंगा और मैं कौशल जी से भी पूछूंगा कि अगर उनके सवालों में इतना दम है तो उसकी जांच क्या होनी चाहिए, क्या जेपी, मैं वो सब पूछूंगा। लेकिन मैं पहले सलाउद्दीन शोएब चौधरी जी के पास जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने जो खुलासे किए हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है और ये जो पूरी बहस है, इस बहस में इन बिंदुओं का समाहित करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जो खुलासे किए हैं ये तो आरोप तो जो है लगा दिए गए सेबी चीफ पर, लेकिन आरोप तो राहुल गांधी पर भी लग रहे हैं ना। अगर सेबी चीफ ने नहीं बताया तो राहुल गांधी ने भी तो अभी तक नहीं बताया कि लंदन में उनकी बीएनपी चीफ के नेता से मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी। अगर सेबी प्रमुख पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं तो राहुल गांधी पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर राहुल गांधी खामोश क्यों हैं? इसको तो हम दो टूक में छोड़ नहीं सकते। सलाउद्दीन जी आपने जो आरोप लगाए उनका कोई आधार है? वैसे आप जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिना आधार के तो आप इस तरह से आरोप लगाएंगे नहीं। क्या आपने किस बेस पर? जी ये कोई धन्यवाद, ये कोई आरोप नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है। ये मेरा साथ बांग्लादेश की जितनी पॉलिटिकल पार्टी, आप बीएनपी कहिए, जमात इस्लामी कहिए, अवामी लीग कहिए, किसी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और भारत में जितनी पॉलिटिकल पार्टी, इनके तो साथ मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं, जानता भी नहीं। एज ए जर्नलिस्ट, एज ए सीनियर एडिटर, 37 इयर्स मेरा जर्नलिस्टिक करियर का टाइमिंग है। सो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आया, सॉलिड इंफॉर्मेशन बैक्ड बाय क्रेडिबल एविडेंस। विश्वास करने के लिए जो एविडेंस तो चाहिए जर्नलिस्ट को। मैं तो कोई बेवकूफ हूँ नहीं कि कोई भी मीडिया में जाके एक फालतू बात कह दूंगा, बाद में मुझको उड़ा देगा, कहेगा ये बकवास कर रहा है। यू नो, ही इज अ लायर। Rahul Gandhi Sahab, he went to London. When, I don't know. He went to London, or I may not say now when. He met Tariq Rahman, acting chairperson of Bangladesh Nationalist Party (BNP). And ये तारिक रहमान कौन है? भारत की उल्फा को 10 ट्रक आर्म्स एंड वेपन्स भेजने के केस में he is facing life-term imprisonment. Life-term imprisonment. उल्फा वो अभी तक उनके ऊपर वो जो सजा है वो है। So Rahul Gandhi Sahab has technically met a person who poses serious threat to India's national security. आप कह रहे हैं राहुल गांधी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। भारत की एक नंबर दुश्मन तो वो है नहीं, मैं कहूंगा नहीं, मगर भारत की बहुत बड़ा दुश्मन है कि भारत को तोड़ना चाहते हैं तारिक रहमान। नहीं तो उल्फा को आर्म्स एंड वेपन्स क्यों दिया, एक्सप्लोसिव। अभी मैं आपसे परमिशन लेके एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर मुझे फिर और भी 1 मिनट मिलेगा तो। नहीं बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप जो कह रहे हैं वो बड़े आरोप है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं, भारत के विपक्ष के नेता हैं। लेकिन करना चाहता हाँ, लेकिन मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे, मैं मेरे साथ किसी का दुश्मनी है नहीं। जी इंफॉर्मेशन देखिए, ये जो कॉन्स्पिरेसी बांग्लादेश में अभी इम्प्लीमेंटेड हुआ है, इसके पीछे क्या है? 3 साल आगे बीएनपी ने हंटर बाइडेन की उसको लॉबिस्ट अपॉइंट किया था, और वो न्यूज पहले हमने ही हमारे अखबार प्रेस में ये पब्लिश किया था। बीएनपी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ क्या कहते हैं इसको, लॉबिस्ट नहीं, प्रोपेगेंडिस्ट, जो फॉर्मर टॉप लेवल डिप्लोमेट्स है डेमोक्रेटिक पार्टी का, रिपब्लिकन का नहीं। सो ये लोग पहले कहा कि बांग्लादेश में रेमिटेंस भेजना बंद करो। आपने भी कहा, मैंने सुना था राहुल गांधी साहब ने कहा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत करो। ठीक ऐसे ही 2 साल आगे इन्होंने कहा बांग्लादेश में फॉरेन करेंसी रेमिटेंस भेजना बंद करो।
so that economy is affected. ये तो भाई बहुत डिटेल्ड एक ब्लूप्रिंट है। इसके पीछे सिर्फ जॉर्ज सोरोस या उसका ओपन सोसाइटी नहीं है, अमेरिकन से आए गए और बहुत सारे खिलाड़ी है इसमें। जो बांग्लादेश इज नथिंग भाई, बांग्लादेश इज अ वेरी स्मॉल कंट्री। ये खेल का जो शुरुआत अभी बांग्लादेश से हुआ, लॉन्चिंग पैड, मेन खेल होगा भारत में। इनका टारगेट भारत है, भारत को तोड़ना है। देखिए जब ये गवर्नमेंट का ओथ भी नहीं है, शपथ भी नहीं हुआ, उसके आगे ही एक मैप रिलीज हो गया बांग्लादेश का। उस मैप में दिखा रहा है कि कल वेस्ट बंगाल और सेवन सिस्टर इज पार्ट ऑफ बांग्लादेश। ये कहाँ मैप आया था? ये मैप कहाँ जारी किया गया था? ये सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है बांग्लादेश में। जी, और मैंने तो ये बात में जिक्र की बहुत सारे टेलीविजन चैनल में। उस मैप में दिखाई दे रहा है कि वेस्ट बंगाल और सेवन सिस्टर इज पार्ट ऑफ बांग्लादेश को कह रहा है। दिस इज नेक्स्ट टारगेट। सो भाई ये जब हो जाएगा तब क्या होगा? भारत ने ये आग को भारत तक एक्सपोर्ट कर दिया। और एक बात ध्यान में रखिए मेहरबानी करके कि बांग्लादेश में 12 लाख रोहिंग्याज है, 12 लाख। और मैं एक काउंटर टेररिज्म स्पेशलिस्ट भी हूँ, सो मैं जानता हूँ कि रोहिंग्या लोग दे आर मोस्ट ऑफ देम रेडिकल मुस्लिम्स, उग्र मुस्लिम जी। सो ये तो ब्लूप्रिंट है कि इसको पुश करेगा भारत के अंदर। बांग्लादेश के बहुत सारे जिहादी ग्रुप के साथ पश्चिम बंगाल की जिहादी ग्रुप का कम्युनिकेशन है। बांग्लादेश का जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB जिसके साथ इस्लामिक स्टेट का ताल्लुकात है, उसके एक बहुत बड़ा किंगपिन वो बांग्लादेश के जेल ब्रेक करके 2014 में भाग गए और वो अभी तक पश्चिम बंगाल में गए। ओके, सलाउद्दीन है उसका नाम, सलाउद्दीन। सलाउद्दीन जी एक मिनट आप रुकिए, क्योंकि जो आप कह रहे हैं मैं उस पर जरा रिएक्शन भी लेना चाह रहा हूँ, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। लेकिन जो सलाउद्दीन ने कहा उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट वो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो एक छोटा ट्रेलर है, उसकी जो मेन पिक्चर है वो भारत में किया जाएगा, भारत को रिप्लिकेट किया जाएगा। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में भी ऐसे ही हुआ था कि बांग्लादेश में भी पहले इकोनॉमी पे इस तरह से अटैक हुआ था, उसके बाद बांग्लादेश में जो है बाकी पॉलिटिकल टर्मोइल हुई। वो ये भी कह रहे हैं कि बाकायदा बांग्लादेश में सोशल मीडिया पे इस तरह के जो है मैप्स चल रहे हैं कि जिसमें बांग्लादेश के साथ अब भारत को खंडित करने के लिए भारत के हिस्से, जिसमें सेवन सिस्टर्स और पश्चिम बंगाल, वो बांग्लादेश के हिस्से दिखाए जा रहे हैं। और इस सब के पीछे जो लोग हैं वो जॉर्ज सोरोस हैं, इस सब के पीछे अमेरिकी डीप स्टेट है, इस सब के पीछे कुछ जिहादी ताकतें हैं जो बांग्लादेश में खेल खेल रही थी, वो यहाँ पर भारत में भी खेल खेल रही हैं। बोलिए तहसीन जी, जल्दी से कमेंट आपका। नेपाल के पार्लियामेंट के अंदर और नेपाल की करेंसी के ऊपर उत्तराखंड का हिस्सा जोड़ा गया था, लेकिन सवाल बांग्लादेश का है। माननीय जो पत्रकार भाई है यहाँ पर बैठे हुए, वो बांग्लादेशी में उनका स्वागत करता हूँ। जो भी सबूत है, उन्होंने कहा उनको डेट नहीं पता राहुल गांधी जी कब गए, उनके पास क्रेडिबल एविडेंस है। मैं उनसे अपील करता हूँ सारा क्रेडिबल एविडेंस वो हमारे आईबी को दे दे, और जेपीसी जांच राहुल गांधी की हो, जेपीसी जांच एसएबी चेयरपर्सन की। ये जो एविडेंस की बात करते, देखिए हिंडनबर्ग को छोड़ दीजिए, ये तो तहसीन जी आप ही का सवाल, तहसीन जी आप ही जो बात कह रहे हैं, तो सवाल तो ये भी है, आ रहा हूँ एक मिनट कौशल खान, सवाल तो ये भी है कि सेबी ने भी हिंडनबर्ग से जवाब मांगा था, हिंडनबर्ग ने जवाब क्यों नहीं दिया? सलाउद्दीन जी ने जो सवाल उठाए थे राहुल गांधी ने उनका जवाब क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी खंडन तो करें कि ये बकवास आरोप में नहीं मिला था। क्या आप एक फॉरेन पत्रकार, मैं बड़े अदब से बोल रहा हूँ, एक फॉरेन पत्रकार, मैं मोदी जी के खिलाफ हूँ, राहुल गांधी जी का पक्षधर हूँ, लेकिन कोई भी हमारे भारत को आप पे कोई आरोप लगाए, क्या वो जरूरी? और मैं कह रहा हूँ उनके पास सबूत है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ राहुल गांधी क्यों रिएक्ट करें? सर यही तो खेल है। नहीं सर, सलाउद्दीन जी एक विदेशी पत्रकार है, इसलिए हम उनके आरोप नहीं माने, लेकिन हम बीबीसी के आरोप मान लेंगे। हम जो है हम हिंडनबर्ग को मानेंगे क्योंकि वो हमको सूट करती है। सर ये इतना डबल स्टैंडर्ड क्यों?
अशोक भाई मैं नहीं मान रहा हूँ। अरे तहसीन जी आप तो हमेशा सवाल पूछते हैं, मेरे एक सवाल का एक मिनट अच्छा रुकिए, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। रुकिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, फिर एक एक करके आता हूँ जल्दी अपने आपके पॉइंट ले लूंगा, क्योंकि डिबेट एक इंपॉर्टेंट मुकाम पर है। जल्दी क्योंकि मैं सलाउद्दीन जी के पास एक बार फिर जाऊंगा, चंद्रकांत जी आपके पास इस छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ताऊ राम किस सोच में पड़ रहा है? क्या फसल वो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई सी फसल बोले ताऊ? क्यों कर कुछ भी बोले, फसल का भाव भी मिलना चाहिए और MSP भी देखनी पड़ेगी। बेरा न कौन सी दुनिया में बढ़ रहा है, आड़ सारे देश में रुका पाट लिया। भाई मैं समझा नहीं। पहले अपने हरियाणा में 14 फसलों पे MSP मिला करता, पर तय हर फसल के एक दाने की खरीद करेगी सरकार। यो देख, हरियाणा प्रदेश की सारी फसलें MSP पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार और वो भी नॉन स्टॉप। तभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम आज हिंदू और हिंडनबर्ग की चर्चा कर रहे हैं। समय कम है, जल्दी अपनी बात रखेंगे। तहसीन पूनावाला, एक मिनट कौशल जी आ रहा हूँ। तहसीन पूनावाला जी 30 सेकंड, फिर उसके बाद कौशल खान जी, जल्दी से। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी सबूत है, क्योंकि उनको डेट भी नहीं पता, वो आपके शो पर आकर एक्सपोज करके नंबर 1 और हमारे IG को देखे, राहुल गांधी की जांच हो। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि सरकार सेबी चीफ को डिफेंड ना करे, उस पर JPC की जांच करे। मैं हिंडनबर्ग को सच मान ही नहीं रहा, मैं तो मान रहा हूँ सेबी चीफ सच बोली, उसकी जांच हो जाए ट्रांसपेरेंटली। मैं क्या मानना चाहता हूँ। ठीक है कौशल जी। तहसीन जी, आप सेबी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जो अपने देश की एक सबसे बड़ी एजेंसी है, इकोनॉमिक्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। उस एजेंसी के कहने पे हिंडनबर्ग, जिसने पिछली बार रिपोर्ट देकर के 344 करोड़ डॉलर का मुनाफा कमाया था, आप उस सेबी पे सवाल उठा रहे हैं, जिस सेबी में 24 में से 22 जांच पूरी कर ली है, 2 जांच पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने। आप उस सेबी पे सवाल उठा रहे हैं, जिसने जब हिंडनबर्ग को जुलाई 2024 में नोटिस भेजा है, तब उसने दूसरी रिपोर्ट उठाई है। और अशोक जी, एक बात और समझिए कि ये कांग्रेस जो है, चाहे US बेस्ड हेनरी लूसी फाउंडेशन हो, चाहे जॉर्ज सोरोस ओपन सोर्स फाउंडेशन हो, उसकी बात पे भरोसा करते हो। और मैं बता दूं कि कांग्रेस इस तरीके से सत्ता पाने के लिए बेचैन है कि जब सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास से पूरा भारत एक यूनाइट हो रहा था, तो एक क्रिस्टोफर जेफरलॉट नाम का एक साइंटिस्ट है, सोशल साइंटिस्ट है, जिसने कास्ट बेस्ड सेंसस की हाइपोथेसिस दी। और उस हाइपोथेसिस को लेकर के आप सोशल मीडिया पर ठीक है मैं इन सब मेरे पास समय समझना है। सुनिए, मेरे पास कौशल जी मेरे पास समय कम है, और मैं आपको ये बता दूं, मैं श्योर करता हूं, जो एक तहसीन जी जो सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों से किसी को भागना नहीं चाहिए। चंद्रप्रकाश जी जल्दी से अपनी बात, फिर मैं सलाउद्दीन सवालों तो लिखित में है, सवालों के उत्तर लिखित में है, ये सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। और एक सवाल जो सबसे बड़ा उत्तर है, वो जो हिंडनबर्ग है, उसकी जिसको ये रिपोर्ट कहते हैं, उनकी जो वो बकवास है, उसमें उन्होंने नीचे एक डिस्क्लेमर लिखा है। डिस्क्लेमर ये लिखा हुआ है कि हमने अडानी के शेयर पिछले हफ्तों में बेच के हम बैठे हैं, मतलब हमने मुनाफा काट लिया है, हम शेयर बाजार जब गिरेगा आज तो हम फिर से खरीदेंगे। जी ओके। रहे थे
उसको चूना लगा इस बारी। ओके सलाउद्दीन जी, ओके सलाउद्दीन जी 2 सवाल मेरे पास हैं, जल्दी उनका जवाब लेने की कोशिश करते हैं। एक, क्या आपको लगता है ये हिंडनबर्ग वाली जो थ्योरी है, क्या ये उसी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है जिसकी तरफ आप बार बार सवाल उठा रहे हैं, जिसको लेकर आप बार बार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया में लिख रहे हैं? और दूसरी बात जो तहसीन जी कह रहे हैं कि भाई आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, आपके पास कई तरह की डेट्स भी नहीं है, कई तरह की, तो आप किस बेस पर ये सब चीज़ें जो है कह रहे हैं? मुझे पूछ रहे, हम ये पूछ रहे? जी मेरा सवाल आपसे है। जी ओके, देखिए जो लोग यहाँ सम्मानित लोग बैठे हुए वो शायद उन लोगों को मेरे बारे में कोई जानकारी है नहीं। मैं अवार्ड विनिंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, तो बांग्लादेश से मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला इंटरनेशनल। सो मैं फिर से कहता हूँ भाई कि राहुल गांधी साहब मिले हैं, मैं तो सिर्फ इंतजार में हूँ राहुल गांधी साहब के जवाब की कि उन्होंने मिला, उन्होंने कैसे साफ मिला, उन्होंने मिला था और वो कह देंगे क्यों मिला, फिनिश। अगर वो इनकार करेंगे कि मैंने मिला नहीं, तब तो डेफिनेटली फॉर द सेक ऑफ माय ओन क्रेडिबिलिटी मैं तो वो एविडेंस सामने। बहुत बढ़िया, वंडरफुल, मुझे आपकी बात पसंद आई। आपने कहा अगर राहुल गांधी डिनाई कर देंगे तो मैं एविडेंस दूंगा, तो इसलिए अब सवाल राहुल गांधी पर है। और मैं एक बात सलाउद्दीन जी ये भी बता दूं कि जिस वक्त डोकलाम भारत में हो रहा था, उस वक्त राहुल गांधी जी चुपचाप चीन के दूतावास में गए थे, चीनी अधिकारियों से मिले थे और कांग्रेस ने इसको डिनाई कर दिया था। लेकिन बाद में जब ये बात ओपन हो गई, चाइनीज एम्बेसी ने उसकी तस्वीर जारी कर दी, तब जो है ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि हाँ ये एक मीटिंग थी और एक फॉर्मल मीटिंग थी। जल्दी से, तो आपको लगता है कि जो हिंडनबर्ग की पूरी थ्योरी आ रही है कि यह भी इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है? भाई ये जो हिंडनबर्ग कहिए या कोई भी कहिए, ये जस्ट टू डाइवर्ट द अटेंशन। जी आप जानते हैं जर्नलिस्ट लोग हम कहते हैं डाइवर्टिंग द अटेंशन, बिकॉज बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, हिंदू को रेप कर रहा है, हिंदू को घर बर्बाद कर रहा है, एंड इट्स अ यू थिंक जेनोसाइड। नो, मैं तो कह रहा हूं कि ऑलमोस्ट हॉलोकॉस्ट। ओके, इट्स हिटलर का, एक सेकंड, ये जो हिटलर का फाइनल सोल्यूशन था, अभी बांग्लादेश की हिंदू के ऊपर ये फाइनल सोल्यूशन चल रहा है। और मुझे बहुत दुख लगा कि राहुल गांधी साहब इतने रिस्पेक्टेड पर्सन है कि वो उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा रिगार्डिंग दिस एट्रोसिटी। ओके, आई एम वेरी शॉक। सलाउद्दीन जी शुक्रिया आपका कि कम से कम आप बांग्लादेश के एक ऐसे पत्रकार हैं जो हिंदुओं के नरसंहार को लेकर खुलकर आवाज उठा रहे हैं। मुझे लगा कि आप जैसे पत्रकार को जो है वो वास्तव में हर देश में आप जैसे पत्रकारों की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप जुड़े और इतनी बेबाकी से आपने बात की। मुझे लगता है आपने जो मैसेज दिया उसको भारत के लोगों को समझना पड़ेगा, भारत की जांच एजेंसियों को भी मुझे लगता है समझना पड़ेगा। बहुत कुछ आपने इशारों में बहुत कुछ खुलकर कह दिया, लेकिन आज समय इतना ही है, मौका लगेगा तो आपसे ज़रूर हम फिर से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन फिलहाल सभी मेहमानों का शुक्रिया। 2 टूक में आज बस इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी।